वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है कैपिटल रिकवरी। जैसा कि नेम से क्लियर है कि कैपिटल रिकवरी का मतलब ये है कि जो पैसा लगाया है हमने, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किया है, तो उसकी रिकवरी कितने टाइम के अंदर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल की रिकवरी हम बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी फंड हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही रहता है द अर्निंग बैक ऑफ द इनिशियल फंड पुट इनटू द इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने अर्निंग, जो हमने उससे पैसे को लगाने के बाद जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो पैसा हमें रिटर्न हो जाए। एक तरीके से हम यूँ बोलें, जब हम कैपिटल बस्टिंग पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा पे बैक पीरियड, कि जो आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, पे किया है, उसको रिटर्न होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिकवरी को उसी सेंस में हम बात कर रहे हैं कि अर्निंग बैक ऑफ द इनिशियल फंड पुट इनटू ए इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने इनिशियल फंड जो इन्वेस्ट किया था उसको वापस आना, उसका वापस आना क्या कहलाता है, कैपिटल रिकवरी कहलाता है। अब कैपिटल रिकवरी जब आपको कंपनी करेगी तो आप मुझे बताएं कि वो एक्सपेक्ट करेगी ना कि रिटर्न में ज़्यादा अमाउंट आए, जो इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा आए। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो कैपिटल रिकवरी है मस्ट अकर बिफोर ए कंपनी कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, कि जब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे क्या होगा, बोलो, कैपिटल की रिकवरी होगी, जिसमें मैं जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न में आएगा। और यदि मैं बात करूं कि रिवर्स होता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे कम आता है, तो वो लॉस की सिचुएशन होगी। वो क्या होगी, लॉस की सिचुएशन होगी। पर हर किसी भी संस्था की बात करो, जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका पर्पज़ यही होता है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब हम कैपिटल रिकवरी को यूँ बोल सकते हैं, कैपिटल रिकवरी ऑल्सो हैपन व्हेन कंपनी रिकॉप द मनी इट हैज़ इन्वेस्टेड इन द मशीनरी इक्विपमेंट थ्रू असेस डिस्पोजिशन एंड लिक्विडेशन, कि यदि कंपनी ने किसी भी मशीनरी के अंदर, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर पैसा लगा रखा है, तो उससे जो पैसा रिकवर होगा, वापस जो पैसा आएगा उस मशीन से या उस इक्विपमेंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिकवरी बोलते हैं। हम यही चाहते हैं कि जितना हमने पैसा लगाया उससे ज़्यादा हम अर्न करें, उससे ज़्यादा हम अर्न करें। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आएगा, उसमें आप ये देखेंगे, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट से योर ई कॉमर्स कंपनी कंसिडरिंग परचेजिंग ए न्यू रोबोटिक सिस्टम, कि न्यू रोबोटिक सिस्टम हम क्या परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। द न्यू सिस्टम कॉस्ट ₹2 लाख एंड सोलवेग का मतलब है स्क्रैप वैल्यू कितना है, $50,000। $2 लाख तो परचेज कर रहे हैं और $50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू। इट मीन्स आपकी जो नेट कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, $1,50,000 पड़ेगी। अब इस मशीन को यदि हम लगाएं तो उससे हमारा जो जनरेशन होगी, इनकम की, रेवेन्यू की जनरेशन होगी, वो क्या होगी, वो ये होगी, आने वाले 5 सालों में हम कितने रुपए कमा लेंगे, हम $4 लाख कमा लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि $1.5 लाख हमारी नेट कॉस्ट है, 4 लाख हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें जो कैपिटल रिकवरी है अच्छे से हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो, मशीन को परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो रोबोटिक सिस्टम है उसको परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे यस सर, उसको परचेज करना चाहिए। अब बात हमें ये समझनी है कि यहाँ पे हमने देखो कुछ वर्ड्स देखे, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमने ये देखा कि जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस में करना होगा, बेसिस देखा कि असेट्स में करना है, किस में करना है। हमने सोल्वेग वैल्यू देखी, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस असेट्स की लाइफ होने के बाद हमें रिटर्न होती है। फिर हमने देखा कि उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें कंसिडरेशन नेट कितना मिलता है। जैसे हमने देखा कि 5 साल में हम $4 लाख कमा रहे हैं, ठीक है ना, और $1.5 लाख हमने लगाया है, तो इसका मतलब है जो हमारा जो कंसिडरेशन है वो कितना है, वो भी हमें देखना है। तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू यही सीखा कि जो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिकवरी है वो ये बताता है कि यदि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो पैसा लगाया है उसको, उससे जो हमने जो आउटफ्लो किया था और उससे होने वाला जो इनफ्लो है, उससे जो रिकवरी होने वाली है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आउटफ्लो से ज़्यादा इनफ्लो होना चाहिए, उससे आने वाला पैसा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हम ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो वो ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस के अंदर लगाना होता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड की, लोन अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। तो पहले तो लोन अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लोन का निपटारा करना, लोन को चुकाना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप ये देखें
कि एक पर्सन है, उन्होंने जो लोन लिया है उसकी डिटेल दे रखी है, कितना लोन लिया है और कितने टाइम के लिए लोन लिया है, ठीक है ना। तो उस डिटेल को मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। एग्जांपल ऑफ अमोर्टाइजेशन लोन टेबल, जो टेबल के थ्रू है, द कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन लोन में बी डिस्प्ले इन द अमोर्टाइजेशन टेबल। ये अमोर्टाइजेशन टेबल इसको हम बोलते हैं। द टेबल लिस्ट रिलीवेंट बैलेंस डॉलर अमाउंट ऑफ ईच पीरियड इन एग्जाम्पल बिलो। ईच पीरियड इन इज ए रो इन ए टेबल। यहाँ पे आप रो से देखेंगे, जैसे फरवरी की रो है, मार्च की रो है, अप्रैल की, मई की, जून की, ऐसे आप देखेंगे। द कॉलम इंक्लूड द पेमेंट डेट की डेट ऑफ पेमेंट। फर्स्ट जो कॉलम है प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द पेमेंट की जो आपने EMI टोटल पे की है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना था और इंटरेस्ट अमाउंट कितना था। जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे आप देखिए फरवरी में हमने 836.03 हमने पेमेंट किए हैं, जो टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, $217, ठीक है, $217.28। और इसी में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, 618। यदि आप टोटल करेंगे ना, जो कॉलम नंबर थर्ड है प्रिंसिपल अमाउंट का और इंटरेस्ट अमाउंट का टोटल करेंगे, तो वो कॉलम नंबर थर्ड और फोर्थ का टोटल पेमेंट के बराबर आएगा, इंस्टॉलमेंट के बराबर आएगा। और वहाँ पे हमने एक अलग कॉलम बना दिया, फिफ्थ कॉलम टोटल इंटरेस्ट की, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना है। अब हम ये देखें कि एक पर्सन है, उन्होंने टोटल लोन कितना लिया था, $1,65,000 लिया था। आप देखें ऊपर लिखा हुआ है $1,65,000, 30 साल के लिए लिया और इंटरेस्ट रेट कितनी है, 4.5%। अब उनकी आप EMI देखिएगा, जैसे मैं आपको 30 साल का तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 साल का तो ज़रूर समझा सकता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले 30 साल में भी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमने ऐसे लिया। हमने देखा कि इनकी EMI जो जा रही है हर महीने सेम जा रही है, वही डॉलर है 836.03 जा रहे हैं। और आप ये देखें शुरू में जो EMI शुरू से लेके लास्ट तक सेम है, वही फरवरी में, वही मार्च में, वही अप्रैल में, वही मई में, वही जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, EMI का अमाउंट सेम है। लेकिन आप ये देखें कि जैसे जैसे लोन का टेन्योर आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो उसका प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है इंस्टॉलमेंट के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो 217 था, फिर 218, फिर 218.91, फिर 219, फिर 220, फिर 221, फिर 222। आप देखिए मंथ वाइज देखो, प्रिंसिपल कहने मतलब है कि जब आप लोन का पेमेंट करते हो तो कम प्रिंसिपल का पेमेंट होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। आप इंटरेस्ट वाले कॉलम में देखिए, फोर्थ कॉलम में देखो, पहले 617 इंटरेस्ट गया, फिर 618 गया, 617 गया, मैंने उल्टा पढ़ दिया था, 618, फिर 617, फिर 617.94 था तो 617.12, फिर 616, फिर 615। तो आप ये देखिए टाइम के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाता है और जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट थर्ड कॉलम था वो बढ़ता जाता है। लास्ट में उल्टा हो जाएगा बेटा, कि लास्ट में क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो तो मैक्सिमम हो जाएगा और इंटरेस्ट मिनिमम हो जाएगा। और ये जो टोटल इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को आप जोड़ोगे तो टोटल पेमेंट के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो बैलेंस वाला कॉलम है ये मैं आपको समझा देता हूँ। बैलेंस वाले कॉलम में क्या होता है बच्चों, कि जो हमने लोन लिया था, जैसे आप देखें यहाँ पे $1,65,000 का हमने लोन लिया। हमने जब पेमेंट किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 836.03 में, तो इसमें प्रिंसिपल 217 रुपये था। तो इस 1,65,000 में से 217 रुपये 28 पैसे हमने लेस कर दिए, तो जो बैलेंस अमाउंट बचा 1,64,782.72। आई बात समझ। ऐसे हम ये देखें मार्च वाले महीने में, हम ये देखें दोबारा हमने EMI पे की, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने निकाल दिया। पहले पेमेंट किया सेकंड कॉलम में हुई 836.03, प्रिंसिपल कंपोनेंट 218.10 और इंटरेस्ट कंपोनेंट 617.94। हम अब वही देखेंगे, हम प्रिंसिपल के अंदर जाके दोबारा देखेंगे कि प्रिंसिपल कितना कम करना है। अब 218.10 करना है, तो 64,782 जो फरवरी का अमाउंट था उसमें से हम लेस कर देंगे जो मार्च में हमने प्रिंसिपल का पेमेंट किया है 218.10। तो अपना जो अमाउंट बचेगा 1,64,564। ये जो मार्च वाला अमाउंट है ये आपका मार्च का जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट के अंदर गया है उसको हमने लेस कर दिया है फरवरी में से, तो ये आता है। तो ऐसे ही आपका आप देखें कि हर महीने जो हमने प्रिंसिपल का पेमेंट किया है वो बैलेंस अमाउंट जो बचता है प्रिंसिपल का उसमें से लेस होते चला जाता है। तो लास्ट में क्या होगा, जब इनका 30 साल का ड्यूरेशन पूरा होगा तो लास्ट में जो आपका बैलेंस अमाउंट है प्रिंसिपल वो जीरो हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लोन का अमोर्टाइजेशन, लोन का निपटारा करना, कि कैसे हम जब लोन का पेमेंट करते हैं, यदि हम सोचें तो बहुत टेंशन की बात है यार। अभी तो हमने ईएमआई देना शुरू किया है, तो देखो इंटरेस्ट जैसे आप देखो कितना ज़्यादा जा रहा है, 217 फरवरी में देखो 217 है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट जा रहा है 618, तो इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है। इंटरेस्ट मान लीजिए थर्ड फोर्थ जा रहा है एक तरीके से, और धीरे धीरे उल्टा हो जाता है, लास्ट में जाके उल्टा हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जाता है। बैंक अपना सिस्टम इस तरीके से बना के रखता है ये कि वो हर सिचुएशन में प्रॉफिट में रहे, कि यदि आप लोन लेते हो बैंक से तो बैंक प्रॉफिट्स में रहे। तो ये जो सिस्टम है इसको लोन अमोर्टाइजेशंस बोलते हैं। आप आने वाले टाइम में जब आप भी खुद लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा लोन अमोर्टाइजेशंस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका लोन इस मंथ से शुरू हुआ है, और यदि 30 साल का है, 20 साल का है, मान लीजिए आप 30 साल की एज में लोन लेते हो हाउसिंग लोन, तो आपकी सर्विस जो 60 साल की होती है, तो नेक्स्ट 30 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। तो आपको हर मंथ के अंदर जो है आप देखें 12 मंथ एक साल में होते हैं, 30 साल में कितने होंगे, 12 या 36, 360 महीने का, हर महीने का आपको ईएमआई पेमेंट का अमाउंट, उसमें ईएमआई में प्रिंसिपल कितना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट जुड़ता चला जाएगा जो जो ईएमआई में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है ना। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो ईएमआई का प्रिंसिपल है वो लेस करते हुए रेड्यूस होता चला जाएगा, और लास्ट वाले मंथ में जो बैलेंस लास्ट वाला कॉलम है प्रिंसिपल का, जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक लोन अमोर्टाइजेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, एज ए फाइनेंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।